आइए आज का हमारा विषय नारी सशक्तिकरण क्यों और कैसे। वर्तमान परिस्थितियों को हम देखते हैं बहनों, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ये बिल्कुल शायद कहना ठीक नहीं होगा कि आज बहनें कमजोर स्थिति में हैं। आ, कई मायनों में सही भी है थोड़ा बहुत देखें तो, लेकिन अधिक अगर परसेंट के हिसाब से देखें तो आज बहुत ज्यादा नारी सशक्त है, ये हमको दिखाई देता है ना। और पहले की तुलना में आज नारी बहुत ज्यादा सशक्त हो चुकी है, हर क्षेत्र में वो सशक्त हो चुकी है। अब फिर भी हम आज चर्चा करेंगे कि नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है और उन्हें कैसे सशक्त बने। इसके पहले कि हम आज की परिस्थिति पर चर्चा करें, थोड़ा सा अगर हम अपने प्राचीन काल में जाएं तो हम देखते हैं कि हमारी भारत की महिलाएं इतनी ज्यादा सशक्त थी, इतनी ज्यादा वो सशक्त थी कि समाज में एक अलग ही स्थान था उनका। समाज एक अलग ही नजरिए से उन्हें देखा जाता था। अपने उनके ज्ञान, उनका चरित्र बल, उनका ज्ञान बल, उनका आध्यात्मिक शक्ति, उनकी भीतर की शारीरिक मानसिक शक्ति इतनी ज्यादा प्रखर थी और पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करती थी, लोगों को ज्ञान देने का काम करती थी और एक अलग ही स्थान था। हर तरीके से हमारी भारत की महिलाएं मजबूत थी, सशक्त थी। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। आप चाहे वैदिक युग की बहनों की बात करें, नारियों की बात करें, चाहे गार्गी हो, मित्र घोषा मित्र हो, बहुत सारे नाम है बहनों। अपाला है, घोषा है, बहुत सारी बहनें हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी बहनें जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर बड़े बड़े जो शास्त्रार्थ करते थे उनको भी उन्होंने हराया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, विद्युतमा, और फिर आपकी रत्नावली, आपकी माता सीता, कौशल्या, बहुत सारे ऐसे अनगिनत नाम मिलेंगे जिसके आधार जब हम देखते हैं इनका चरित्र बल देखते हैं, इनका ज्ञान बल देखते हैं, तो सचमुच गौरव से हम गौरव होता है हमें कि हमारे भारत देश में ऐसी महान नारियां रही हैं। सावित्री की कहानी जानते हैं आप, माता सांडिल्नी की कहानी जानते हैं, जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण छीन के ले आए। कितनी सशक्त रही होंगी वो अपने ज्ञान से, है ना। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको देखने मिलते हैं बहनों। और थोड़ा सा जब आगे आते हैं, जब धीरे धीरे हमारा इतिहास आगे और बढ़ता गया, तब भी जब देश हमारा गुलाम था तब भी हम बहुत सारी ऐसी वीरांगनाओं का उदाहरण देखते हैं जो बहुत सशक्त रही हैं। चाहे वो रानी लक्ष्मी की बात करें, दुर्गावती की बात करें, या आजादी के समय में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान दिया है, चाहे वो कस्तूरबा गांधी की बात करें, सरोजनी नायडू की बात करें, बहुत सारे नाम है बहनों, बहुत सारे नाम हैं। और आप सभी परिचित हैं, आप ऐसी कोई बहन नहीं है जो इन नामों से परिचित ना हो। आप सब जानती हैं, सब आप लोहा मानती हैं, और हमारे भारत देश के लिए सब गौरव है। और इनका नाम पढ़ के, इनका नाम सुन के, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप में गौरव होता है कि ऐसी महान नारियां हमारे देश में रही हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी सशक्त महिलाओं का उदाहरण हमारी इसी भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है। बीच में कुछ ऐसा घटा जब मुगल कालीन शासन यहाँ पर आया, तब बहनों की स्थिति गिरती चली गई। और बीच में और भी कई सारी सभ्यताएं जब यहाँ आती गईं, और उनके नारियों को उनका देखने का नजरिया अलग था, भोग्या विलासिता की तरह था। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी अपसंस्कृति हमारे देश में हावी, हमारी भारतीय संस्कृति जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी को देव माता के नीचे देखा नहीं जाता था, देवी का रूप जहाँ दिया गया था। ऐसे देश में जब ये बाहरी संस्कृति जब आने लग गई तो फिर यहाँ की नारियों का दमन होता चला गया। और एक समय तो ऐसा भी आया कि नारियों के ऊपर अत्याचार इतने ज्यादा हो गए कि हद हो गई। इससे ज्यादा शायद और क्या हो, ऐसा भी हम दिखाई देता है जब हम पढ़ते हैं अपना इतिहास। पूरा पूरा लंबा विस्तार से चर्चा करने का तो अपने पास समय नहीं है, लेकिन हम खोल के देखें जब मुगल शासन के समय नारियों की स्थिति, या रोमन शासन के समय जब नारियों की स्थिति बहुत सारी ऐसी जब आती गई, तो नारियों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। लेकिन धीरे धीरे अब फिर से नया समाज करवट ले रहा है और फिर से नारियां आज आगे आती जा रही हैं, और हम इसका उदाहरण आज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आज राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे क्या बोलते हैं राजनीति हो गया, आपका प्रशासनिक सेवा हो गया, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो
और बड़े बड़े पदों पर पहुंचने की बात हो, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर बहनें आज अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का लोहा ना मनवा रही हो, है ना। हम रोज देखते हैं, रोज टीवी में उदाहरण के रूप में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं ऐसी बहनों के विषय में। कल ही आपने अखबार में देखा होगा, तो बहुत सारी हमारी बहनों का उदाहरण दिया गया है। कोई बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और बहुत विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ी हैं, जिनका जीवन बहुत गरीबी में गुजरा है, ऐसी भी बहनों का उदाहरण है ना। तो बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने अपना स्थान बनाया है और आज महिला देखा जाए तो हर क्षेत्र में सशक्त दिखाई देती हैं। हम अगर गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करें तो धीरे धीरे हमारी सरकार की तरफ से भी या हमारे प्रशासन की तरफ से भी बहनों का अब ख्याल रखा जा रहा है। उनको ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी उनके लिए लागू की गई हैं। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री योजना के नाम से बहुत सारी योजनाएं हैं। जो गर्भवती बहनें हैं उनको जॉब में छुट्टी, मैटरनिटी लीव जो दी जाती है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना है, कन्याओं के लिए योजना है, उनके पोषण की योजना है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं नाम गिनाने बैठूंगी तो बहुत सारी योजनाएं हो जाएंगी, है ना। जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, जहां पर आय में जो है नौकरी करती हैं, तो जहां पर पेमेंट जो पहले दिया जाता था उसमें भी असमानता थी, तो वहां पर भी अब समानता का अधिकार दिया गया है ना। बहुत सारी ऐसी घरेलू हिंसाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं। अभी रेप केसेस के लिए भी बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। तो बहुत सारी सरकारी तंत्र से भी बहुत सारी योजनाएं बहनों को सशक्त बनाने के लिए की जा रही है। उनको आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाने की बात की जा रही है। और ये योजनाएं बहनों के लिए ही बन रही है। बहुत सारे हमारे गणतंत्र में भी बहुत सारे अधिकार, जब संविधान बना है तो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। नारी को ऊंचा उठाने के लिए जितने भी अधिकार हैं वो सब बराबर स्त्री पुरुष को दिया गया है। तो संविधान में भी हमको मिला हुआ है। और आज धीरे धीरे हमारे प्रशासन के तरफ से भी महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, नई नई जैसे जैसे घटनाएं घट रही हैं और परिस्थितियां सामने आ रही, उसके हिसाब से नए नए कानून भी बन रहे हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक तो पूर्व में अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति पर नजर डालें तो हमारे देश की महिलाएं किसी से कभी कम नहीं रही हैं। बीच में एक ऐसा समय आया जब नारी बिल्कुल गई गुजरी स्थिति में चली गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर हम नारी को सशक्त बनाने की प्रशासनिक योजनाओं की बात करें या हमारे संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसकी बात करें, कानून है तो जरूर, पर कितना पालन हो पाता है या कितने प्रतिशत महिलाएं उसका उपयोग कर पाती हैं, या आप अगर हम इसको चर्चा करने बैठे तो बहुत कम रेशियो इसका दिखाई देता है और बहुत कम बहनें इन चीजों को जानती हैं, है ना। या अगर हैं भी तो ना तो महिलाएं कई अन्य कारणों से उसका प्रयोग नहीं करती हैं और अपने आप को वही कमजोर स्थिति में हम रखते हैं, या बहुत सारे कारण रहते हैं, परिस्थितियां रहती हैं कि हम उन अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि योजनाएं अपनी जगह सही हैं, हो भी रहा है काम, लेकिन जब तक इस पुरुष प्रधान देश में महिलाएं स्वयं की शक्ति से परिचित नहीं होंगी, स्वयं को स्थापित नहीं करेंगी, तब तक कुछ भी बदलना असंभव है। चाहे प्रशासन की तरफ से कितना भी योजना लागू हो जाए, चाहे हमारे लिए भारतीय संविधान में नियम भी बने हों, लेकिन इस पुरुष प्रधान देश में बहुत धीरे से, शायद पता नहीं धीरे धीरे ही वो होगा, लेकिन ये तो सत्य मान के चलिए कि जैसे प्राचीन काल में हमारी बहनों ने अपना स्थान स्वयं बनाया था, स्वयं अपने ज्ञान के बल पर, अपने तप के बल पर, अपने शारीरिक मानसिक शक्ति के बल पर अपना स्थान स्वयं उन्होंने बनाया था, ठीक उसी प्रकार आज की महिलाएं भी अपना स्थान स्वयं बना रही हैं। योजनाएं अपनी जगह है, लेकिन वो 100% लागू हो ऐसा होता दिखता नहीं है। महिलाएं खुद आज अपने अपने अपनी शक्ति को पहचान कर अपने आप को स्थापित कर रही हैं और फिर से एक दिखाई दे रहा है नारी युग आने वाला है। लेकिन फिर भी बहनों, इतना सब होने के बाद भी आज कई क्षेत्रों में हम बहनों को अशक्त पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में अशक्त पाते हैं, या बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि लगता है कि हमारे इस एक तरफ नारी अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, चांद तारों तक पहुंच रही है, और एक तरफ नारी आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है, छेड़छाड़ का शिकार तो रोज होती है। कोई ऐसी महिला नहीं बची है होगी, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो शादीशुदा बहनें हो, कोई भी हो,
इन जो सेक्सुअल हरेसमेंट है या छेड़छाड़ वाली चीजें हैं, जहां वो नौकरी करती है वहां उनके साथ भेदभाव होना। और आज भी कई जगह जब मजदूरी का काम होता है तो आज भी पुरुषों का जो आय है वो ज्यादा है। आप घर बन रहा हो, कहीं पर मिस्त्री काम कर रहे हो, तो वहां देखिएगा भाइयों का पेमेंट, तनख्वाह, मतलब जो उनको डेली वेजेस मिलता है उसमें भाई को ज्यादा मिलता है, बहनों को कम मिलता है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसी चीजें हमको देखने मिलती हैं जहां लगता है कि आज भी क्या एक एक चीज को बहन पाने के लिए बहनों को संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, ऐसा लगता है देखकर। बहुत जगह आज में असमानताएं दिखाई देती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि घरेलू हिंसा ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे गरीब गांव देहाती में ही दिखता हो, बड़े बड़े घरानों में भी घरेलू हिंसा देखने मिलती है। आप पेपर में पढ़ते होंगे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक बहुत राजनीतिक परिवार है जहां पर उन्होंने केस किया अपने पति के खिलाफ कि उनको दहेज के लिए मारा पीटा जाता था, और केवल पति नहीं, पूरे परिवार। तो हम देखते हैं कि महिलाएं एक तरफ कहां से कहां पहुंच रही है। और आज भी छोटी छोटी रूढ़ियां, आज भी छोटी छोटी जो परंपराएं हैं, या आज भी छोटी छोटी जो चीज, छोटी तो नहीं कहूंगी, महिलाओं के ऊपर होने वाले हर चीज एक बड़ा मुद्दा है, कहना चाहिए ज्वलंत मुद्दा है। कहने का तात्पर्य है कि इतनी उन्नति के बाद भी आज हमको दिखाई देता है कि बहनों को अभी भी बहुत सारे जगहों पर सशक्त होने की आवश्यकता है। स्वयं के शारीरिक मानसिक सशक्तता की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरीके से सशक्त होने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें आप हो सकता है बाहर टीवी न्यूज आदि से सुनेंगे कि ऐसे ऐसे सशक्त हो सकते हैं। हमारे युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने, और भी जो महिलाओं के विषय में सोचते हैं, उन्होंने और बहुत सारे कई प्रकार के सूत्र दिए हैं कि बहनें कैसे सशक्त हो सकें। सशक्त कहने का तात्पर्य केवल सशक्त का जो अर्थ है मजबूत, मजबूत तो केवल शारीरिक रूप से नहीं हो सकता है, प्रशासन हमको शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करे, लेकिन नारियों में यदि वास्तविक सशक्तता की आवश्यकता है तो उसका मूल मूल जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। और आध्यात्मिक रूप से यदि नारियां सशक्त हो जाए तो फिर से इस धरती पर स्वर्ग बन जाए, फिर से नारी अपने उसी पद पर आरूढ़ हो जाएगी जैसे कभी पहले इस धरती पर नारी को देखा जाता था, इस भारत भूमि में नारी को देखा जाता था, वो फिर से उसी पद पर आरूढ़ हो जाएगी। बहनों, वैसे तो सशक्त होना नारियों को बहुत बहुत जरूरी है, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाले समय में वो परिवार का निर्माण करती है उसके लिए भी। और समाज और राष्ट्र में भी नारी की बहुत बड़ी भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नारी अपना सतत योगदान देती है, चाहे वो घर में रहकर एक श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करके योगदान कर रही हो, चाहे वो समाज में कुछ अच्छा कार्य करके कर रही हो। बिना नारी के योगदान के समाज की उन्नति संभव नहीं है। विवेकानंद भी कहते हैं कि जिस देश की नारियों की यदि उन्नति नहीं हो सकती, वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो अगर देश की उन्नति चाहते हैं तो नारी को हर प्रकार से सशक्त बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे हम सशक्त बने, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। एक तो हमने कहा कि सशक्त बनना स्वयं के लिए भी आने वाले समय में है, चूंकि हमको परिवार का भी निर्माण करना है। और हम अभी अभी जहां पर हम हैं, परिवार अपना चला रहे हैं, परिवार के बीच में हम हैं, अपने परिवार को हम कैसे सशक्त बनाएं। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमको सशक्त बनाने का उत्तरदायित्व तो हम ही को निभाना है, चाहे हमारे घर बेटी हो बेटा हो जो भी हो, उनको भी सशक्त बनाने का उत्तरदायित्व हम ही को भी निभाना है। और साथ में समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने के लिए हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम अपने आप को सशक्त बनाएं, कैसे सशक्त बनाएं, इन बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नारी सशक्तिकरण के वैसे तो बहुत सारे आधार हो सकते हैं भी, किंतु मुख्यतः 4-5 आधार हैं जिसके आधार पर नारी अपने आप को बहुत मजबूत बना सकती है, सशक्त बना सकती है। सबसे पहला जो आधार है नारी को सशक्त बनाने का, वो है शिक्षा। शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, और शिक्षा का क्या योगदान हमारे जीवन में है, मुझे मेरे ख्याल से ज्यादा इसको विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब पढ़ी लिखी बहनें हैं और आप सब जानती हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना योगदान है। शिक्षा बिना हमारा जीवन अंधकार है, और विशेषकर महिलाओं के लिए। महिलाएं यदि शिक्षित हैं, वैसे भी कहा भी गया है, यदि कोई पुरुष पढ़ा लिखा है तो वो केवल अपने लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि कोई नारी पढ़ी लिखी है तो न केवल वो अपने लिए उपयोगी होती है बल्कि परिवार के लिए भी और समाज राष्ट्र के लिए भी वो उपयोगी सिद्ध होती है। शिक्षा हमारे ज्ञान के द्वार खुलता है, शिक्षा से ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। शिक्षा से ही मनुष्य
पशुता से मनुष्यता की ओर आगे बढ़ता है। शिक्षा का क्या योगदान है, ये सब परिचित हैं आप। महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा की इसलिए आवश्यकता है कि नारी जितना ज्यादा शिक्षित होगी उतना ज्यादा वो ज्ञानवान बनेगी, उसको जानकारी होगी, अपने चारों तरफ के बाह्य क्षेत्र की वो उसको जानकारी होगी। अशिक्षित महिला आप देखते होंगे हर जगह वो शोषण का शिकार होती है, कहीं जाने से डरती है, कोई भी जो दैनिक जीवन का काम है उसको भी वो ठीक से नहीं कर पाती है, लेन देन का काम है जो भी है। चलो मान लो कोई अशिक्षित व्यक्ति धन यदि कमा भी ले, कुछ बिजनेस भी सेट कर ले, तो भी उसको आगे बढ़ाने के लिए भी शिक्षा की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य है कि नारी को यदि सशक्त बनाना है तो शिक्षा की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अक्षर ज्ञान प्राप्त करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी हमारे देख रहे हैं कि वैसे तो शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से बन रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारी योजनाएं। और 8वीं 9वीं तक तो अब बिल्कुल ऐसे ही पास किया जा रहा है कि हाँ भाई शिक्षा का बढ़े, और कन्याओं को भी शिक्षा पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और नारी को शिक्षित अवश्य होना चाहिए, जरूर वो शिक्षित बने, है ना। और यदि हम नारियां हैं, हम जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे आसपास यदि कोई बहन अशिक्षित है तो हम उनको शिक्षित करें, उसके लिए उनको अक्षर ज्ञान सिखाएं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब नारी जागरण की बात होती है तो केवल एक नारी की बात नहीं होती है, बल्कि पूरे विश्व के नारी की बात होती है। और नारी जाति जैसे अलग अलग जाति होती है ना, साहू जाति हो गई, आपके शुक्ला जाति हो गई, ब्राह्मण जाति, जो भी है अलग अलग जातियां, हम सब अपने अपने जाति के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं, समाज बनाते हैं, और अपने समाज का हम उन्नति के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब नारी जाति की बात होती है, अर्थात सभी नारियां एक ही जाति की हैं, हम सब एक ही जाति के हैं, ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए। और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रेरणा सतत हमको लेनी चाहिए, और एक दूसरे को आगे बढ़ानी भी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य था कि नारी का सबसे महत्वपूर्ण जो सशक्त बनने का अधिकार है शिक्षा। शिक्षित हो नारी तभी वो ज्ञानवान बन सकती है, अपने अधिकारों को जान सकती है, अपने कर्तव्यों को जान सकती है, और बहुत कुछ वो कर सकती है अपने जीवन के लिए। आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कार दे सकती है, शिक्षित कर सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि केवल शिक्षा से ही बात नहीं बनती है। अगर शिक्षा की ही बात होती तो आज तो हमारे समाज में बहुत सारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारी बहनों को हाई एजुकेटेड वो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। लेकिन उस शिक्षा का यदि वो अपने जीवन में कैसा इस्तेमाल कर रही है, या वो समाज उस शिक्षा को प्राप्त करके उस शिक्षा का किस प्रकार वो उपयोग कर रही है, ये भी मायने रखता है। यदि हम शिक्षित होते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम किस तरफ आगे बढ़ें, शिक्षा का कैसा हम अपने जीवन में उपयोग करें, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आज जितनी भी हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं, हम देखते हैं शिक्षा बहुत प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को अपने व्यवहारिक जीवन में हम कितना उतार पा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो कहने का तात्पर्य है शिक्षा तो हम प्राप्त करें ही, साथ ही साथ, क्योंकि अक्षर ज्ञान प्राप्त करने से हम ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है शिक्षा। लेकिन शिक्षा से ही बात नहीं बनेगी। शिक्षा से ही बात बनती तो आज हमारे भारत का परिदृश्य ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज बहनें बहुत पढ़ लिख ली हैं। पहले की तुलना में तो आज बहुत सारी बहनें पढ़ रही हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार शिक्षा का सदुपयोग होना चाहिए अपने स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण में और समाज के निर्माण में, उतना शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षा के साथ साथ जीवन विद्या का भी होना जरूरी है, संस्कारों का भी होना जरूरी है। शिक्षा हमें अक्षर ज्ञान सिखाता है, लेकिन जीवन विद्या या संस्कार हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। कोई स्त्री बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी बात, लेकिन यदि व्यवहार कुशल नहीं है, संस्कार नहीं है, तो फिर पूरी शिक्षा धरी की धरी रह जाती है। तो कहने का तात्पर्य, यह शिक्षा हमको जिस प्रकार हम अंतर समझ सकते हैं कि शिक्षा हमको धन कमाना सिखा सकता है, लेकिन संस्कार हमको धन का उपयोग कैसे करना है। जीवन विद्या ये सिखाता है कि हम धन का उपयोग कैसे करें। शिक्षा से हम डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन जीवन विद्या या संस्कार हमको सिखाता है कि हमको कैसा डॉक्टर बनना है, पैसा कमाने वाला कि सेवा भावी डॉक्टर बनना है। तो ये अंतर है थोड़ा सा, इसी चीज को हमको समझना होगा कि हम बहनें शिक्षित होने के साथ साथ संस्कार को भी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतारें। आज
हम देखते हैं बहनें बहुत पढ़ लिख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हमसे हो रही है कि हम संस्कारों में पीछे होते जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कई जगह ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी अपने जीवन में उतारें। क्योंकि हम देखते हैं संस्कार विहीन यदि हम आगे होकर बढ़ते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, संस्कार विहीन व्यक्ति किसी के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाता है, ना स्वयं के लिए ना समाज के लिए, बल्कि और नए नए उपद्रव देखने मिलते हैं उनके माध्यम से, है ना। और बहनों के लिए तो विशेष, क्योंकि उसको आने वाले समय में पीढ़ियों का भी निर्माण करना है, अपने घर के बाल बच्चों का भी निर्माण करना है, एक आदर्श परिवार का निर्माण करना है, एक सभ्य समाज की रचना में उनको योगदान देना है। तो बहनों का शिक्षा के साथ साथ संस्कार या जीवन विद्या को भी वो अपने जीवन में जरूर जरूर उतारे। और ये बातें जब हमारे जो हमारे वरिष्ठ हैं ये जब हमको सिखाते हैं, तो कई बार आज की आधुनिक बहनों को लग सकता है कि ये पुरानी बातें हैं, या वो पुरानी चीजों को सुनना पसंद नहीं करते, अपने जीवन में उतारना पसंद नहीं करते, या बड़े बुजुर्गों का ज्ञान उनको व्यर्थ लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े बुजुर्गों का ज्ञान, उनका संस्कार, ये हमारे जीवन में बहुत मजबूत हमको मजबूत स्थिति में रखता है। और वही उनका दिया ज्ञान या वही संस्कार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और हमको एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के साथ साथ जीवन विद्या जब होता है तभी व्यक्ति संपूर्ण बन पाता है। और नारी के लिए तो विशेष है, क्योंकि नारी के अंदर तो वैसे ही बहुत सारी ईश्वरीय प्रदत्त भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं हैं, और वो संस्कारवान बनती है तो पता नहीं कितनी घर परिवारों को वो संस्कारवान बना देती है। एक देवी के रूप में जब स्थापित होती है, घर को स्वर्ग बना देती है। तो शिक्षा जरूरी है, और उसके साथ साथ जीवन विद्या भी नारी को सशक्त बनने के लिए। इसके साथ साथ बात आती है सशक्त बनने का दूसरा जो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है स्वास्थ्य। नारी सशक्त बने इसके लिए बहुत जरूरी है कि नारी अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे। आप सभी जानती हैं बहनों कि घर की नारी को स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। जो नारी पूरा अपना समय अपने परिवार के लिए, समाज परिवार के लिए लगाती है, और सवेरे जब से वो उठती है तब से रात्रि से ले रात्र तक वो उनका काम चलते रहता है, उनका शरीर उनका मन सब एक साथ काम करते रहता है, उसको सशक्त रहना कितना जरूरी है। अक्सर ये होता है कि बहनें अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे पाती हैं, घर के सारे लोगों की सेवा जरूर करेंगी, जिनको जैसा चाहिए समय पर उसको उपलब्ध कराएंगी, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। जबकि नारी को स्वस्थ रहना भी बहुत बहुत जरूरी है। हम उस घर की कल्पना करें जहां पर नारी नहीं रहती है ना, नारी ना हो तो घर ही नहीं है ना। और यदि एक दिन के लिए आप बीमार पड़ जाइए, देखिए फिर घर की क्या स्थिति होती है। घर घर कम चिड़ियाघर ज्यादा बन जाता है ना, कोलाहल की स्थिति पैदा हो जाती है। और अपना कई प्रकार से आप देखते हैं, नारी अगर शक्ति की बात करें तो पुरुषों से किसी में से कम नहीं है। और आजकल तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी देखते हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में ही देख लीजिए, जिस कुश्ती के खेल को केवल भाइयों का माना जाता था, भारोत्तोलन जो खेल है वो केवल भाइयों का माना जाता था, आज बहनें करती हैं। आज हमारी सीमा पर हमारी बहनें तैनात हैं, बकायदा पूरा शस्त्र अस्त्र के साथ वो तैनात रहती हैं। शारीरिक शक्ति है तभी ना, है ना। तो नारी किसी से भी कम नहीं है शक्ति के मामले में, शारीरिक शक्ति में भी कम नहीं है। आवश्यकता है बस अपने ऊपर ध्यान देने की। आप चलो घरेलू बहनें भी हैं तो भी आप देख लीजिए, सवेरे से आप उठते हैं और सबसे पहले उठकर रात्रि में सबके बाद सोते हैं, तब तक आपका शरीर काम करते रहता है पूरे घर के लिए सेवा का। और केवल शरीर नहीं बल्कि उसके साथ मन भी काम करते रहता है। घर में आ रहे हैं अतिथि, आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सबका नियोजन भी आपको करना है। मतलब दिन भर आपका माइंड और शरीर दोनों वर्क करते रहते हैं, तो उसको भी स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी पूरे घर परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही शानदार बहुत महत्वपूर्ण कक्षा कल आप लोगों की होगी कि बहनें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर कैसे अपने आप को स्वस्थ बना सकती हैं। यहाँ पर मैं इस विषय को विस्तार नहीं करूंगी, बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगी कि नारी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि वो घर की धुरी है और उसको भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है नारी स्वास्थ्य में केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं आती है, मानसिक रूप से भी नारी स्वस्थ रहे। आज हमारा WHO भी स्वीकार करता है कि व्यक्ति जब तक मन से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तब तक उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। हम नारियों पर भी ये बात लागू होती है।
और विशेष हमको तो और विशेष ध्यान देना चाहिए कि बहनें मन से भी स्वस्थ रहे। मन से स्वस्थ कहने का मतलब मन में किसी प्रकार का कोई, जैसे शरीर का रोग तो हमको दिखाई देता है, मन है ना, मन का रोग हमको दिखाई नहीं देता। कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार का जो मन में हम दिन भर जो सोचते रहते हैं, चिंता पालते हैं, डरते हैं, या और भी कई प्रकार की जो कमजोरियां हैं, वो हमारी मानसिक बीमारियां हैं। दिखती भली नहीं है, लेकिन भीतर से हमको वो खोखला बनाती हैं। इसके अलावा ये तो हो गई चिंता, टेंशन लेना, डरना, या और किसी प्रकार की चीजें। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं जो भी हमारे मानसिक विकार का कारण बनती है, जैसा कि ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न। ये दिखता नहीं है, लेकिन हम इसको अपने भीतर पाल कर रखते हैं, और यही चीजें फिर आने वाले समय में हमारे शरीर में बाहर निकलती हैं। तो हम मानसिक रूप से भी अपने आप को बढ़िया बना के रखें, हमेशा प्रसन्न रहें, अपने चिंता से दूर रहें बहनें, है ना। अक्सर बहनें बहुत ज्यादा हम लोग चिंता पालते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, और खैर हर घर की स्थितियां अलग होती हैं, हर घर की स्थितियों के अनुसार से कई परिस्थितियों के अनुसार से तनाव आना भी स्वाभाविक है। वैसे आज भी इसको मैं विस्तार नहीं करूंगी, इसकी भी एक दिन कक्षा होगी विशेष समस्या समाधान का, या आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, तनाव है, इस सब के ऊपर क्वेश्चन होगा, तो उस सबका आंसर उस कक्षा में दिया जाएगा। यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगी कि हम मानसिक रूप से भी अपने आप को सबल बना के रखें। आज वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं महिलाओं के ऊपर तो कई सारी घटनाएं घटती हैं, घरेलू हिंसा की भी शिकार होती हैं, घर में ही कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बाहर जाती है, नौकरी पेशा है तो कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आप बस में ही जा रहे हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां आप झेलते हैं, ऑफिस में है वहां झेलते हैं। या कहने का तात्पर्य है कई प्रकार की चीजों का सामना हमको करना पड़ता है। तो मन से भी हम लोग मजबूत रहें, हाँ शरीर से मजबूत रहें। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आज की परिस्थितियों को देखते हुए हर महिला इतनी ज्यादा सशक्त तो जरूर बनाए अपने आप को कि विशेष परिस्थितियों से वो सामना भी कर सके। आप योग सीखिए, व्यायाम सीखिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी चीजें सीख सकते हैं वो जरूर सीखिए, जरूर सीखिए। ये चीजें हमको बहुत काम आती हैं। और बहनों से निवेदन है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हम सिखाएं। आज की हमारी जो बेटियां हैं, है ना, हमारे घर में जो और भी युवा होती बेटियां हैं, इनको भी हम सशक्त रहने के लिए चीजें जरूर कहें, और उनके लिए व्यवस्था बनाएं कि वो हर प्रकार से वो सशक्त बन सके। तो इसकी व्यवस्था भी हम बनाए, और स्वयं के लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम, बेटियां हैं खासकर यदि हमारे घर में, तो उनको भी सशक्त बनाने के लिए उपक्रम जरूर अपनाएं। जैसा कि मैं मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रही थी, मन से स्वस्थ रहने के लिए आप स्वाध्याय जरूर करें, अच्छी चीजों का अध्ययन करें, मन में व्यर्थ के ईर्ष्या, द्वेष आदि ना पालें। अक्सर हम बहनें कई छोटी छोटी गलतियां करती हैं जिसकी वजह से हम मानसिक विकार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और ये मानसिक विकार बहुत खतरनाक है, इससे भी हमको बच के रहना चाहिए। हम यदि ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न ये चीजों को अपने भीतर स्थान देते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाद में हमारे विकार के रूप में हमसे बाहर निकलेंगे ही। तो हम नारियों को यदि सशक्त बनना है तो अपने आप को प्रसन्न रखें, चिंता से मुक्त रखें, और स्वाध्याय करें जिससे श्रेष्ठ विचार हमारे भीतर आए। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का 2 सर्वोत्तम उपाय है, साधना, स्वाध्याय। इसके अलावा स्वाध्याय, सत्संग, ये कुछ उपाय हैं, उपासना है, साधना है, जिसके आधार पर हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। आप ध्यान करें, ध्यान से बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। आने वाली कक्षाओं में इसका भी वर्णन होगा कि हम साधना, स्वाध्याय, साधना, आराधना के आधार पर कैसे अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, उपासना के आधार पर, ये भी आपको बताया जाएगा। संक्षेप में इतनी कहेंगे कि अगर हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है बहनों, तो हम जरूर साधना, उपासना को भी अपने जीवन में उतारें। अब ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, ये हमारी वो आध्यात्मिक शक्ति है कि आप हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आध्यात्मिक शक्ति भीतर आती है, आध्यात्मिक हमारा बल जागृत होता है, हमारा आत्मबल विकसित होता है, और आत्मबल ही वो शक्ति है जो नारी की सबसे बड़ी शक्ति। वैसे तो हर किसी की सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मबल है, लेकिन नारी के लिए विशेष, है ना। आत्मबल की शक्ति से वो क्या नहीं कर सकती है। हम समाज में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, बहुत सारी हमारी बहनों का उदाहरण आपको देखने मिला होगा, मिलता है। चाहे वो अरुणिमा सिन्हा की बात करें, जिनका एक पैर कटने के बाद भी वो इतनी अपने आप को सशक्त और मजबूत बना के रखी कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है।
और वो हमारे देश की प्रथम दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर, है ना। सिंधु ताई की कहानी आप जानते हैं, उनके बारे में जरूर पढ़िए, जरूर आप यूट्यूब में देख सकते हैं तो देखिए कैसे संघर्ष की गाथा हमको देखने मिलता है। उनकी मानसिक शक्ति, आत्मबल, तो ये बहुत जरूरी है। नारी को सशक्त रहने की बहुत जरूरी है कि वो उनका आत्मबल बहुत मजबूत बने। आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर, मानसिक शक्ति के आधार पर नारी सब कुछ कर सकती है। बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में हैं बहनों, जो कई प्रकार के बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो सिंधु ताई हो, सुहासिनी मिस्त्री हो, और हम जैसे कि अरुणिमा सिन्हा हमने नाम लिया, और बहुत सारी बहनों का उदाहरण, सुनीता एक हैं जिनका सामूहिक रेप हुआ था जिनके साथ, आज वो रेड अलर्ट में रहने वाली बहनों के लिए काम करती हैं, उनके बच्चों को पढ़ाती हैं। कई प्रकार का जान का खतरा उनको है लेकिन वो आगे बढ़ रही है अपने आत्मबल के सहारे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में आपको देखने मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने आप को सशक्त बनाने के लिए साधना, उपासना, इसको भी अपने जीवन में उतारें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत बनाएं, है ना। इसका हम जरूर ध्यान रखें। उसके लिए स्वाध्याय करें, सत्संग करें, अच्छी अच्छी जगहों पर आप बैठें, अच्छी अच्छी बातों को हम सुने। ये नहीं कि जब हमको समय मिले तो कहीं भी बैठ गए, बढ़िया 4 बहनें मिलके बैठ गए और फिर हम लगे हैं इंडिया न्यूज खोल के उसकी जानकारी, ये हम ज्यादा ही करते हैं, उनके घर क्या हुआ, उनके घर क्या हुआ। ये चर्चाओं में हम अपने मानसिक शक्ति को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अच्छे स्वाध्याय करें, सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें और अच्छा अपने जीवन में उतारें। आने वाले कक्षाओं में तो और भी बताया जाएगा। थोड़ा सा कहना जरूर चाहूंगी कि स्वाध्याय आप जरूर करें। हमारी बहनों को यदि ज्ञानवान बनना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, और तो स्वाध्याय आप जरूर 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 करें। स्वाध्याय से बहुत कुछ मिलता है बहनों। आप स्वयं हमारी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई बहनें जानती हैं कि स्वाध्याय करने का हमारे जीवन में कितना लाभ होता है। आप चाहे किसी को भी देख लीजिए, कोई भी महापुरुष या कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी अगर आगे बढ़ा है अपने जीवन में, तो स्वाध्याय का बहुत बड़ा रोल उनके जीवन में रहा है। स्वाध्याय से हमको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानवान मनुष्य की हर जगह पूजा होती है। नारी यदि ज्ञानवान है तो उसकी एक अलग ही स्वरूप रहता है। ज्ञानवान स्त्री का एक अलग ही स्वरूप रहता है। उनके जीवन जीने की जीवनचर्या अलग रहती है, उनका एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो आप बहनें ज्ञानवान जरूर बने, जितना हो सके ज्ञान अपने जीवन में उतारें, स्वाध्याय जरूर जरूर करें। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे घर में रामायण और गीता रहती है। हम सभी जानते हैं इनके महत्व को, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। वो हमारे पूजा वेदी पर एक भगवान के फोटो की तरह हम उनको रख देते हैं, दिया बत्ती बस घुमाते हैं, बस वहीं तक हम सीमित रख देते हैं। जबकि रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं है जो हमको परिवार निर्माण के बारे में सिखा सके। ऐसा हर पात्र है, ऐसा कौन सा पात्र उसमें नहीं है जिससे हमको जीवन में शिक्षा ना मिले। चाहे कौशल्या हो, कैकेयी हो, सुमित्रा हो, चाहे राम हो, भरत हो, सीता हो, जो भी हो, हर पात्र से हमको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। तो रामायण हमारे घर में रखी है, हम पढ़ते नहीं है। और अफसोस तो तब होता है जब रामायण की प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रतियोगिता करने वाली चीज नहीं है, लेकिन हम पढ़ते नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं ऐसा ज्ञान। हमारे घर गीता रखी हुई, हम गीता का स्वाध्याय नहीं करते हैं, है ना। और हमारे तथाकथित हमारे जब पंडित लोग कहते हैं कि गीता में तुलसी चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, इतना का लाभ होगा, वो बात हम जरूर मान लेंगे और चढ़ाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है बहनों, आप दिया बत्ती घुमा दें तो उसका ज्ञान मस्तिष्क में आ जाए। आप यदि घर में कोई आइटम बनाती हैं तो जब तक उसको खाएंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चल सकता कि वो उसका स्वाद कैसा है। ठीक उसी प्रकार जब घर में चीजें रखी हुई हैं, गीता है, रामायण है और वेद हैं, सारी चीजें जब हैं तो उनको हम स्वाध्याय जरूर करें। अपने भीतर के ज्ञान को बढ़ाना है तो महिलाएं स्वाध्याय जरूर जरूर करें। आपको बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है उससे, नए नए ज्ञान आपको मिलते हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जाती है। तो स्वाध्याय आप जरूर करें। आपके घर में जो भी ग्रंथ वैसे लिखा क्यों गया है, ये जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है केवल पूजा दिया बत्ती के लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए है ना। आने वाले समय में पता नहीं हमको सही व्यक्ति मिले कि ना मिलेंगे मार्गदर्शन के लिए, सही गुरु हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे चीजों को संकलन किया गया है, लिखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसी के माध्यम से ज्ञानवान बनती रहे। तो ये हमारे लिए है और इन चीजों का हम अध्ययन नहीं करते हैं तो हमारा तो जीवन ही निरर्थक है। तो ज्ञानवान हम बने, खासकर बहनें
अपने जीवन में जितना ज्ञान को उतारते जाएंगे उतना वो दिव्यता को प्राप्त होती जाएंगे, उतना वो सशक्त होते जाएंगे। तो निवेदन है कि सशक्त बनने के लिए हम शिक्षा के साथ साथ जीवन विद्या को अपने जीवन में उतारें और एक संपूर्ण रूप से हम सशक्त बन पाए, ताकि तो इसके लिए शिक्षा और जीवन विद्या ये दोनों को हम जीवन में उतारते चलें। स्वाध्याय, श्रेष्ठ साहित्यों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें। इसके बाद बात आती है नारी को सशक्त बनाने का जो तीसरा महत्वपूर्ण आधार है वो है स्वावलंबन। स्वावलंबन बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है नारी को सशक्त बनाने का। जो नारी स्वावलंबी है वो स्वयं महसूस करती होगी कि एक अलग ही शक्ति का आभास हमको होता है। और स्वावलंबी नारी, जब नारी स्वावलंबी बनती है तो उसके भीतर का एक अलग ही स्वाभिमान जागृत होता है ना। तो हर नारी स्वावलंबी बने। स्वावलंबी कहने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि आप, वैसे तो इसका अर्थ आप जानती होंगी कि स्वयं पर अवलंबित रहना, है ना, स्वयं पर अवलंबित रहें। अब जरूरी नहीं है कि स्वावलंबी बनने के लिए आप नौकरी ही करें, या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल नौकरी करने के लिए ही पढ़ें, ऐसा नहीं है। खैर शिक्षा का तो हमारे जीवन में काम आता ही है, लेकिन नौकरी, स्वावलंबी बनने का तात्पर्य सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है, बल्कि आप जहां से हैं वहां से आप स्वावलंबी बन सकती हैं। और प्रयास ये हो कि हर नारी अपने आप को स्वावलंबी जरूर बनाए। यदि हमें आवश्यकता नहीं है, मान लो स्वावलंबन की, या हम कुछ छोटा मोटा कार्य आर्थिक उपार्जन के लिए नहीं करते हैं, तो जिन बहनों को आवश्यकता है उसके लिए हम तंत्र बना सकते हैं, उनके लिए हम व्यवस्था बना सकते हैं, उन बहनों को हम स्वावलंबी बना सकते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार बहनों की स्थिति बहुत अलग रहती है। घर सब अच्छा हो गया, ससुराल में अच्छा जगह बढ़िया मिल गया तो अच्छी बात है, अन्यथा या कभी भगवान न करे कि कुछ ऐसी स्थिति घट जाए महिलाओं के साथ कि पति का देहांत हो गया या और कुछ भी घटना हमारे जीवन में घट गई, और हम यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, आर्थिक रूप से हम कुछ स्वावलंबन का काम नहीं कर सकते हैं, तो उस समय फिर नारी की बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। इसलिए हर नारी ये प्रयास करे कि पढ़ाई के साथ साथ, हम अपनी बेटियों को भी सिखाएं कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर सीखें, जरूर कुछ ना कुछ। आज के समय में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। वैसे भी भगवान ने नारी को इतनी कला देकर दक्ष किया है कि वो अपनी कला के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। पढ़ी लिखी है तो कोचिंग ट्यूशन क्लासेस वो चला सकती है। तो कहने का तात्पर्य है बहनों कि हर नारी जरूर सशक्त बने आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से संपन्न नारी न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बनती है, और समाज और राष्ट्र के जो आर्थिक मजबूती है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान वो देती है। जापान को आप जानते होंगे, जापान देश के विषय में, वहां पर किसी भी घर की कोई भी महिला खाली नहीं रहती है। अब जापान में आप देखते होंगे बार बार वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आती है, लेकिन हर 2 साल में वो फिर से खड़ा हो जाता है। कितना जल्दी वो खड़ा हो जाता है, और जितनी भी सुविधाजनक चीजें या जितनी भी टेक्निकल चीजें सब बनती हैं जापान की, एक से एक चीजें, है ना। क्यों? क्योंकि वहां की हर नारी इतनी ज्यादा सशक्त है, कोई भी बहन खाली बैठकर रहती नहीं है, हर घर की बहन काम करती है वहां। तो इसलिए वो देश इतना जल्दी उठ खड़ा भी होता है, और नारी अपने आप को, अपने समय का नियोजन करती है, और देश के अर्थतंत्र में वो इस प्रकार सहयोग भी करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि नारी जरूर आर्थिक रूप से संपन्न बने, कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर वो सीखे, और अगर हमको आवश्यकता नहीं है तो हम ऐसा अन्य बहनों को सशक्त बनाने के लिए तंत्र का विकास जरूर करें। अन्य बहनों को हम सशक्त बनाने के लिए, यदि हमारे पास पर्याप्त राशि है तो हम बहनों के लिए ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि हम समाज की अन्य बहनों को हम स्वावलंबी बना सकें। स्वावलंबन बहुत बड़ा आधार है नारी को सशक्त बनाने का। तो इसके लिए जरूर हम प्रयास करें, हम स्वयं स्वावलंबी बने। बहनों के पास दोपहर में वक्त जो मिलता है उसका हम सही सदुपयोग कर सकते हैं। वैसे तो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं कि उनको लोन भी दिया जाता है, पंचायत स्तर पर बहनों का समूह बना हुआ है, उन समूहों को लोन भी दिया जाता है कि वो अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बना सकें। जो छोटे छोटे अचार पापड़ ये सब का जो बिजनेस कर सकती हमारी बहनें। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे पास समय है तो जरूर जरूर हम अपने आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न करने के लिए स्वावलंबी बने। नारी निश्चित तौर पर सशक्त बनती है जब वो आर्थिक रूप से संपन्न रहती है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं जिसके आधार पर नारी सशक्त बन सकती है। इसके अलावा भी बहनों बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए हमको हर प्रकार से सशक्त रहने की आवश्यकता है। पहले का समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है, समय काफी बदल चुका है। पहले के समय में जब बहनों को अलग ही रूप में देखा जाता था, तब की स्थिति अलग थी, और आज जब हम अपने घर परिवार या समाज से बाहर निकलते हैं तो परिस्थितियां कई प्रकार की देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको हर प्रकार से सशक्त अपने आप को बनाने की आवश्यकता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और आध्यात्मिक तो बात करेंगे ही। तो छोटी छोटी जो चीजें हमारे साथ घटनाएं घटती रहती हैं, कई प्रकार की महिलाओं के साथ जो हिंसा की घटनाएं घटती हैं या बाहर में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, वहां पर भी हमको सशक्त रहना बहुत जरूरी है, विरोध करना जरूरी है। कई बार हम चुपचाप इन चीजों को सहने लग जाते हैं, इसलिए सामने वाले का भी बढ़ता है, उसका साहस मजबूत होता है, और हम चूंकि विरोध नहीं करते हैं करके कहीं ना कहीं मौन हमारी स्वीकृति समझी जाती है। तो ऐसी जब घटनाएं हमारे साथ घटे जो हमारे मन की इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो, तो यहाँ पर भी हमको सशक्त बनने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। और जो हमारे कानूनी अधिकार हमको दिए गए हैं सरकार की तरफ, हमारे संविधान की तरफ से, उसके बारे में भी हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो जैसे कि पढ़ाई लिखाई की बात होती है, नारी को सशक्त बनाने की बात, उनको शिक्षित बनाने की बात, तो शिक्षा केवल वहां तक सीमित नहीं है कि केवल उनको अक्षर ज्ञान दिया जाए, बल्कि नारी को हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। कानूनी अधिकारों के बारे में जाने, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के बारे में वो जाने, या बहनों को और सशक्त मजबूत बनाने के लिए कई प्रकार का उनको ज्ञान शुरू से ही शिक्षा के साथ साथ ये सब भी देने की आवश्यकता है। स्वावलंबी कैसे बने, ये सारी चीजों की आवश्यकता बहनों को है ना। तो हम इन चीजों को अपने सीखें, कहने का तात्पर्य है सीखें और जाने, हमारे कानूनी अधिकार को जाने, हमारे लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं बनती हैं, सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए, ताकि हमको पता रहे कि क्या हमारे राइट्स हैं, ताकि हम समय आने पर उनको उपयोग कर सकें। कई सारी बहनें केवल इसीलिए पीड़ित हो रहती हैं, शोषित होते रहती हैं कि उनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम ही नहीं, या वो साहस नहीं करती हैं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का, या अपने ऊपर होने वाले जो भी अनाचार है, अत्याचार है, आज किसी भी प्रकार का उनको शोषण किया जा रहा है, उसके लिए वो साहस नहीं कर पाती हैं। तो साहस करना भी बहुत जरूरी है बहनों, आवाज कहीं कहीं पर हमको उठाना भी जरूरी है। हम हमेशा, सहनशीलता एक बहुत अच्छा गुण है, नारी में सहनशीलता का गुण ही उसको पूजनीय बनाता है, उसको आदरणीय बनाता है। लेकिन जैसा कि हम गीता में पढ़ते हैं कि पाप करने वाले से ज्यादा उसको सहने वाला है, तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। हर जगह हम सहन करके रह लें तो ये अत्याचार को बढ़ावा मिलता है इससे। तो कहीं कहीं पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर घर परिवार के लिए कुछ चीजें होती है जिसको हम सहन करके चलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा वो परिवार है, परिवार में बहुत सारी चीजों को सहन करके हम चलते हैं क्योंकि हमको परिवार को आगे बढ़ाना है, या छोटा मोटा मनमुटाव है तो चलो सहन कर लिया जाए, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हो सकता है छोटी छोटी बातों को यदि मैं सहन ना करूं, प्रतिक्रिया दूं, तो मेरा घर परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है, उसके लिए हम सहन कर लेते हैं, वह एक अलग बात है। लेकिन किसी प्रकार का यदि घरेलू हिंसा है, या हमारे रिश्तेदारों के द्वारा ही हमारे ऊपर कुछ अनाचार हो रहा है, या हम बाहर जब निकलते हैं और ऐसी परिस्थितियों का जब हमको सामना करना पड़ता है, तो वहां पर सहने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत अपनी आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। हमारे लिए कानून प्रशासन बने हुए हैं, इनको हम इनका हम प्रयोग करें, ये बहुत जरूरी है बहनों, बहुत जरूरी है। तो नारी हर प्रकार से अपने आप को सशक्त बनाए, सशक्त रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सशक्त नारी ही, मजबूत नारी ही न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि अपने व्यक्तित्व से कई लोगों को प्रेरणा भी देती है। ये जितने भी उदाहरण हम दे रहे थे, चाहे वो प्राचीन काल की हमारी बहनें हों, आज की बहनें हों जो एक से एक क्षेत्र में जा रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, आप सबकी जीवन गाथा पढ़िए, सबकी जीवन गाथा पढ़िए, आपको देखने मिलेगा कि कैसे बहनों ने विपरीत परिस्थितियों में अपना एक अलग मुकाम बनाया है, और वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि आज समाज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है।
सिंधु ताई की कहानी आप जैसा कि जानते होंगे, बिल्कुल 10 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, छोटी सी बच्ची की शादी, उससे 2 गुना 3 गुना आदमी से। थोड़े दिन के बाद वो ससुराल में रही, जब गर्भवती थी तो बाहर निकाल दिया, और वो भी इस आरोप के साथ कि मेरा बच्चा नहीं है करके उसको निकाल दिए। अस्तबल में एक गाय के तबेले में रही, और उसको भी डाल दिया गया कि ताकि गाय के पैर लगे तो इसके बच्चे की मृत्यु हो जाए। मतलब क्या क्या उसके जीवन में नहीं हुआ है। इतना सब सहने के बाद वो बहन बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर वो रहती थी, मरघट में रहती थी, शमशान घाट में, क्योंकि वाकई में जिंदा आदमियों से ज्यादा डर था, मुर्दे आदमी से डर नहीं रहता, इसलिए वो वहां रहती थी। और वहां रहकर उन्होंने पालन पोषण किया, अपनी छोटी बच्ची को पालती थी। एक कला भगवान ने दी उसको गाना गाने की, गाना गाकर पैसे कमाती। जब उसने देखा कि उसकी तो एक बच्ची है, लेकिन उस कई सारे बच्चे फुटपाथ पे ऐसे ही रोते भी लगते हैं, उन्होंने उसको पालना शुरू किया, और धीरे 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 बहुत सारे बच्चों को गोद लेती गई। और उसकी ममता में कमी ना आए करके उसने अपनी बच्ची को अनाथालय में डाल दिया वहां, ताकि उसकी ममता में बाधा उत्पन्न ना हो, या विकार ना आ जाए कि मैं अपनी बच्ची के लिए करूं, दूसरे के लिए ना करूं, ऐसा भाव ना आए करके अपनी बच्ची को उन्होंने अनाथालय में डाल दिया। और उसके बाद वो सब बच्चों को पालने लगी, और धीरे धीरे सारे बच्चे को पढ़ाती थी, जो भी कमाती थी उनके पढ़ाती लिखाती थी। और आज उसके पाले हुए बच्चे बड़े से बड़े नौकरी में हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है। क्या कहें, अंत में उसके पति को जब समझ में आया तो वो लेने भी आया उसको। तो उसको सिंधी ताई ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अब तो मैं माँ बन चुकी हूँ, तुम मेरे बच्चे बन सकते हो तो रह जाओ मेरे पास। क्या कहें, आ, कितनी प्रेरणा मिलती है बहनों। कहने का तात्पर्य, हमारे समाज में आज हमको, चलो हम बहुत पुराने नारियों को उदाहरण के रूप में नहीं पढ़ते हैं, चलो ठीक है हमारी कमी है, लेकिन आज इसी समाज में ऐसी बहुत सारी बहनें मिलेगी जिनके जीवन से हमको इतनी प्रेरणा मिलती है, और खुशी होती है कि ऐसी नारियां हैं तभी ये धरती शायद टिकी हुई है। ऐसी नारियां हैं जो समाज के लिए इतना कुछ कर रही हैं। बहुत सारे उदाहरण, ये तो एक मैंने उदाहरण दिया है, आप देखेंगे सुहासिनी मिस्त्री की कहानी आप जानते हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए, गरीबों के द्वारा हॉस्पिटल बनाया है जो निःशुल्क चलता है। वो भी बहुत गाथा है उनकी, आप पढ़ेंगे, सभी की गाथाएं कहने के लिए तो वक्त रहता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे उदाहरण आपको देखने मिलेंगे बहनों, कि इन बहनों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। इन बहनों के जीवन में उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाई, हम देख सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि यहाँ पर गांव गांव में शराब का सेवन किया जाता था। 6 बजे के बाद बहनें बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी शाम को, लेकिन यहाँ की बहनों ने खुद ही मोर्चा खोला। प्रशासन तो कुछ नहीं कर सकते, शराबी लोगों को हटाने के लिए, शराबबंदी पर वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बहनों ने बेड़ा उठाया। उन्होंने लठैत गैंग बनाया, गुलाबी गैंग बनाया, और वो इन लोगों के लिए उठ खड़ी हुई। और आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर मजाल है कि कोई शराब पी के घूमता नजर आ जाए, मजाल है कि शाम को 7 बजे के बाद किसी बेटी बहू को छेड़ता हुआ नजर आ जाए, उनकी धुनाई करती हैं और घर में कोई पीता भी नहीं है। तो ऐसी परिवर्तन, मतलब ये सारे उदाहरण हमको सिखाते हैं कि नारी को आगे आने के लिए स्वयं उठना होगा, स्वयं अपने आप को स्वयं उठाना होगा, स्वयं अपने कर्म के माध्यम से हमको अपने स्थापित होना पड़ेगा। प्रशासन, पता नहीं उनका जो योजना है वो कितना लागू हो रहा है और हम कितने आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे समाज में कई प्रकार की घटनाएं जब घटती हैं, चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो, तो बहनें तो कुछ लाज के कारण या संकोच के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और एक से एक कई उपक्रमों से गुजरना पड़ता है करके नारी चुप रह जाती है कई बार। ये सारी चीजें हमको देखने मिलती हैं, और ऐसी स्थिति में लगता है कि उससे अच्छा तो चुपचाप रहो, घर में ही रह जाओ, वही अच्छा है, ये हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि सशक्त बनना भी बहुत जरूरी है, और हमको आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी से अपेक्षा की दरकार हमको नहीं करनी चाहिए कि हमारे भाई हैं तो आगे बढ़ाएंगे, या प्रशासन है वो हमको सुविधा देगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। जितना भी हम देखते हैं, जब जब बहनों की क्रांति हुई है, जब जब बहनों ने संगठन बनाकर कुछ काम किया है, तब प्रशासन को भी मजबूर होना पड़ता है कि इस प्रकार के कानून बने, इस प्रकार की चीजें आए। तो कहने का तात्पर्य है बहनों कि हमको अपने आप को सशक्त बनाने के लिए स्वयं आगे आना होगा। और जैसा कि बताया गया, स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिसके आधार पर हम सशक्त बन सकते हैं। एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगी, ये आज वर्तमान में हम देखते हैं कि नारी अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है, और
नए नए मुकाम को हासिल कर रही है, समाज के निर्माण में भी योगदान दे रही है। फिर भी जब कई बार हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक जो मूल बात है नारी के भीतर जो होना है वो है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसे बनाकर रखना और इसे जागृत करना बहुत बहुत जरूरी है। यही मूल है नारी का। नारी के अंदर जो ईश्वरीय गुण है, दया का, सेवा का, उदारता, सहनशीलता का गुण, इसके अलावा प्रेम, वात्सल्य, ये जो गुण है ये बनाकर रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मूल शक्ति है, नारी की यही मूल शक्ति है। और ये इसके माध्यम से न केवल वो एक स्वर्गीय वातावरण का निर्माण करती है, बल्कि शांति के साथ वो समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकती है। जरूरी नहीं है कि नारी विरोध करने के लिए शस्त्र अस्त्र ही उठाए, अपने प्रेम और वात्सल्य से भी वो वातावरण को बदल सकती है। आप रामायण की कहानी जब पढ़े देखते हैं, सीरियल देखे होंगे, जब सीता माता को अयोध्या के लोग जब उनके चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं तो सीता माता श्री राम जी से कहती है कि उन्हें जाना होगा, है ना, अपनी प्रजा उनके पुत्र के समान है, उनकी के लिए उनको जाना होगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुमको विद्रोह करना चाहिए। तो सीता माता कहती है बिल्कुल करना चाहिए, मेरी नारी के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा हो तो बिल्कुल विद्रोह करना चाहिए। लेकिन वो फिर एक बात कहती हैं कि विद्रोह तो करना चाहिए, लेकिन विद्रोह के लिए शस्त्र क्या इस्तेमाल किया जाए ये मायने रखता है। जरूरी नहीं है कि विद्रोह के लिए शस्त्र ही उठा लिए जाए। जो और भी प्रेम है, वात्सल्य है या त्याग है, इसके आधार पर भी ये ऐसे शस्त्र हैं जिसके आधार पर भी दिल को जीता जा सकता है या विरोध किया जा सकता है। ये बहुत मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये बात बहुत प्रभावित करती है। आप सब इससे सहमत हो या ना हो मैं नहीं जानती, लेकिन सचमुच ऐसा है कि अगर नारी के भीतर जो दैवी गुण है इसको भी उभार ले तो एक अलग ही वातावरण का निर्माण वो कर सकती है अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर। आज जो हम देखते हैं कि हमारे जो समाज है जहाँ पर नारी आगे तो पढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये देखने मिलता है कितनी शिक्षा स्वतंत्रता जो बहनों को मिल रही है, और कुछ बहनों का वर्ग जब दिखाई देता है कि वो एक सकारात्मक दिशा में ना जाकर एक नकारात्मक वे में जा रही हैं, तब लगने लगता है यहीं पर आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं, नारी अपनी मूल आध्यात्मिक चीजों को भूल चुकी है। उससे उसी चीज को याद रखना जरूरी है कि मेरा स्थान इस धरती पर क्या था। पहले इस भारत भूमि पर मुझे एक देवी के रूप में जाना जाता था, एक अलग ही भाव था, माता के रूप में देखा जाता था। तो माता के रूप में समाज कब देखता था उसको? जब उन्होंने अपने आप को ऐसा बना के रखा था, अपने एक चरित्र बल से, अपने ज्ञान के बल से उन्होंने अपने आप को उस रूप में स्थापित किया था। तभी समाज के लोग भी उनको उस दृष्टिकोण से देखते थे। और आज की स्थिति में मैं कहूँ बहनों, तो आज तो महिला चाहे कहीं भी पहुंच जाए, हम कितने भी देवी देवता की पुरुष वर्ग पूजा करते रहे, लेकिन नारी के प्रति आज भी वही जो एक कुंठित भावना जो है, जिसका रोज उदाहरण हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि नारी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हमको अपनी मूल वृत्ति को जागृत करना है। आज चूंकि हम एक वर्ग को हम सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर, अपने आप को दैवी गुणों से युक्त करके निश्चित तौर पर कोई स्थान को नारी प्राप्त कर सकती है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वो प्राप्त कर सकती है, अपने आध्यात्मिक बल के आधार पर वो अपना वो स्थान पुनः प्राप्त कर सकती है जो कभी इस भारत भूमि पर नारी का था। तो कहने का तात्पर्य है बहनों कि बहुत सारी बातें अभी हुई है कि नारी सशक्त बने तो क्यों बने, अपने आप को अपने व्यक्तित्व का बेहतर निर्माण करने के लिए, और साथ ही साथ चूंकि नारी के ऊपर चाहे नारी कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन परिवार निर्माण की जिम्मेदारी नारी के ही हिस्से में आती है, संतान निर्माण की जिम्मेदारी नारी के ही हिस्से में आती है। इसलिए नारी को सशक्त बनना भी जरूरी है, शिक्षा के आधार पर हो, चाहे जीवन विद्या को अपने जीवन में उतार कर हो। सशक्त बनना इसलिए भी जरूरी है अपने व्यक्तित्व का वो बेहतर निर्माण कर पाए, और समाज से पहले जो घर परिवार है उसका भी वो बेहतर निर्माण कर पाए। इसके लिए भी उसको शिक्षा और स्वाध्याय इसके माध्यम से अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक रूप से भी वो संपन्न बने, आर्थिक रूप से भी वो अपने आप को संपन्न बनाए, तभी नारी सशक्त हो सकती है और हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकती है। और जो बहनें
हमारे जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जो बहनें प्रबुद्ध हैं या ज्ञानवान हैं, उन बहनों को आगे आना चाहिए, ऐसी बहनों को सशक्त बनाने के लिए जो बहुत ही दीनहीन स्थिति में जी रही हैं, है ना। और कर्तव्य भी बनता है, हर नारी, जो नारी पढ़ी लिखी है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अन्य नारियों को शिक्षित बनाने के लिए योगदान दे, अन्य नारियों को सशक्त बनाने के लिए योगदान दे, या जिस भी प्रकार की हम खाली ना बैठे बहनों। नारी जागरण तभी वास्तविक में वास्तविक में उसका स्वरूप तब दिखाई दे सकता है जब सब बहनें एक दूसरे के विकास में सहयोग प्रदान करें। ये नहीं कि हम एक दूसरे की उन्नति को देखकर, जैसे, हालांकि मैं इस बात पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ कि एक नारी की दुश्मन होती है, ठीक है, ऐसा कभी कभी कहा जाता है, लेकिन यदि सचमुच एक नारी दूसरे नारी की तरक्की उन्नति में यदि योगदान दे तो देखिएगा धीरे 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 पूरा परिदृश्य ही बदल जाएगा। और हम चूंकि एक ही जाति के हैं, इसलिए एक दूसरे के, अपनी जाति को बढ़ाने के लिए हमको मेहनत करना चाहिए। हम अपनी जाति को विकसित करने के लिए, उसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए हमको योगदान देना ही होगा। हमारे पास यदि समय है तो अपने समय को लगाएं अन्य बहनों को सशक्त बनाने के लिए, अन्य बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए। हमारे पास अर्थ है तो अर्थ का नियोजन करें, प्रतिभा है तो प्रतिभा का नियोजन करें। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये जो नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, केवल उनके लिए नहीं जो केवल एक अलग ही स्थिति में है या विपन्न स्थिति में, केवल उन्हीं के लिए नहीं, ये हम सब के लिए बात हो रही है कि हम स्वयं सशक्त बने और अन्य नारियों को सशक्त बनाने के लिए वैसी व्यवस्था हम बनाएं। प्रबुद्ध नारियों से इसलिए आह्वान भी किया गया है कि प्रबुद्ध नारियां आगे आएं और समाज की बागडोर को अपने हाथ में संभालें। और जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा है, पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने उद्घोष किया है कि 21वीं सदी नारी सदी है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम चारों तरफ देख भी रहे हैं बहनों। बस आध्यात्मिक शक्ति को और जगाने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर 21वीं सदी नारी सदी बनेगी, और उसके लिए हम सब बहनें भी अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाएं और अपने कर्तव्यों को पूरा करें, और अपनी जाति के विकास के लिए जितना हो सके हम लोग जो भी कर सकते हैं, समय, प्रतिभा, धन जो भी लगा सकते हैं, हम जरूर उसको नियोजित करें और अपने आप को इतना सशक्त बनाएं कि हम हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को बेहतर निभा सकें, चाहे वो हमारा स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण का हो, चाहे घर परिवार का निर्माण का हो। वैसे तो आने वाले सारे कक्षाओं में एक एक विषय पर आपको विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे आप परिवार का निर्माण करें, कैसे संतान का निर्माण करें, कैसे तनाव से निपटें, बहुत सारी बातें बताई जाएगी। आज प्रथम दिन बस इसी विषय को रखना था कि हर नारी सशक्त बने, हर नारी मजबूत बने, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से हम सशक्त बने, अपने श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से सशक्त बने। तो ये कुछ बातें थी बहनों आज के विषय में।